बाबा नमस्कार, अभिनंदन आपका। नव वर्ष। प्रणाम आमिष भाई आपको और इस ख्रिस्ती नववर्ष की आप सहित न्यूज 18 इंडिया के सभी हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सब प्रकार का वैभव रहे और भारत परम वैभवशाली आत्मनिर्भर बने। बाबा रामदेव, जब मैंने डाला ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कि आपका मैं इंटरव्यू करता जा रहा हूं, तो मेरे को बड़े सारे सवाल आ गए। तो मुझे लगा कि आज पब्लिक के सवाल आपसे पूछने चाहिए। तो पहला सवाल जो कि अधिकतर पूछा गया वो ये पूछा गया कि बाबा रामदेव ने अपना नववर्ष कैसे बनाया। मैंने अपना नववर्ष मनाया योग के साथ और योगग्राम का भी विस्तार कर रहे हैं जी, और 3 संकल्पों के साथ मनाया है। मैं व्रत के साथ कोई भी एक नए पर्व को जीता हूं। मैंने व्रत लिया है इस अंग्रेजी नववर्ष में, विदेशी नववर्ष में विदेशी जो कंपनियां हैं और खास करके उसमें जो ड्रग माफिया है उनको अब रिप्लेस करना है पूरी तरह से। उसमें भी अभी एक बहुत बड़ा न्यूट्रास्यूटिकल माफिया भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, इन सब के साथ साथ विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे और विदेशी कंपनियों की आर्थिक और सांस्कृतिक लूट से देश को मुक्ति दिलाएंगे इस गुलामी से। इस संकल्प के साथ आज मैंने अपना नववर्ष का प्रारंभ किया है और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदल करके अध्यात्म पर आधारित, जिसमें ज्ञान, विज्ञान और संपूर्ण आधुनिकता का समावेश होगा, जिनकी जड़ें अध्यात्म से जुड़े होंगी और जिनके शिखर आसमान छू रहे होंगे, ऐसे हमें वर्ल्ड सिटीजन बनाने हैं। ये दूसरा मेरा संकल्प है। और तीसरा, भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र, आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक दुनिया बनाने के लिए मैं आने वाले 50 साल काम करने वाला हूं। इन 3 संकल्पों के साथ मैंने अपनी सुबह की शुरुआत की। अमिश भाई जी। बाबा, अगला सवाल आपसे यह कि देश में कोरोना अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन नए स्ट्रेन से बड़ी तनाव जो है वो बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि अब नई वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है? क्या आपको लगता है, जो भारत में ही बनी है, क्या आपको लगता है कि कोरोना 2021 में की शुरुआत में ही बाय बाय कह देगा भारत को? आपकी कोरोनिल ने भी बड़ा धमाल मचाया है। अमिश भाई देखो, अभी 2021 के अंत तक आम लोगों को वैक्सीन मिलने की संभावना न के बराबर है। दूसरी बात, वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन। एक इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जी। इससे हमारी कोरोना के खिलाफ एक इम्यूनिटी डेवलप होगी। जिसको कोरोना हो चुका है या इस वैक्सीन के बाद भी जो लोग नहीं करवाएंगे, उनको, जिनको होगा उनके लिए मेडिकेशन नहीं है, ये प्रिवेंशन है। तीसरी बात, जो भी कोरोना के अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो लॉन्ग कोरोना जिसको बोलते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। किसी को लंग में लंप्स हो रहे हैं, गांठें हो रही हैं, किसी को पूरा नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब के लिए तो वापस लोगों को योग ही अपनाना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। और नए स्ट्रेन के लिए हमने, जैसे पहले अणु तेल, श्वासारी और कोरोनिल बनाई थी, तो श्वासारी गोल्ड और हमने बना दिया है। तो नए स्ट्रेन से भी लड़ने की ताकत होगी। इसलिए मैं वैक्सीन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि वैक्सीन से 6 महीने, 9 महीने, कितनी दिन हमारी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करेगी, योग वाली इम्यूनिटी परमानेंट काम करेगी। मैं आपके सामने बैठा हूं बिना संक्रमित हुए और रोज हजारों लोगों से मिलता हूं, थोड़ा प्रिकॉशन बरतता हूं और रोज गिलोय पीता हूं। आमिश भाई जी, लेकिन कोरोना की वैक्सीन को लेकर विवाद भी एक खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि, ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें एक जानवर की चर्बी का संदेश जताते हुए विवाद छेड़ा गया है। क्या आप इस पर कहना चाहते हैं? देखो, वैक्सीन में ना कोई गाय की चर्बी है, ना कोई सुअर की चर्बी है। ये हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक
साइंटिफिक रिसर्च का मसला है। इसमें किसी भी तरह से कोई मजहबी ताल्लुकात को नहीं जोड़ना चाहिए। और जिनकी इम्यूनिटी वीक है और वो यदि लेना चाहते हैं, मैं तो वैक्सीन लेने वाला हूं नहीं अमीश भाई। अच्छा, आप नहीं लेने, मैं पूछने क्योंकि वाला मुझे था उसकी आपसे। जरूरत नहीं है। नहीं, आप इसलिए वैक्सीन इसके नहीं लिए लेने वाले हैं, पागलपन ये भी वादा होना कर रहे हैं चाहिए। आप हमारे लेकिन चैनल पर, जो सच में ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप? ये न्यूज 18 इंडिया पर मैं खुलेआम घोषणा कर रहा हूं, पहली बार मैं वैक्सीन का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता कतई नहीं है और मैं कोरोना से संक्रमित भी नहीं होऊंगा, यह अगली बात कह रहा हूं। और कोरोना के बाप से भी संक्रमित में नहीं हो, चाहे कितने ही इसके नया अवतार आ जाए। स्वामी रामदेव का योगा अवतार जिंदाबाद। बाबा रामदेव, ईश्वर आपको आपको स्वस्थ रखे, पूरा देश और दुनिया ऐसा चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जितना योगा करते हैं उतना सब तो करती नहीं होंगी, बाकी सबको तो वैक्सीन लेनी पड़ेगी। कहीं आपके चक्कर में बाकियों ने छोड़ दी तो क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी भी योग करें, आयुर्वेद का उपयोग करें, और जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनको कई प्रकार की मल्टीपल डिजीज हैं, जिनको ऑर्गन फेलियर की प्रॉब्लम रही है, और जिन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है किसी भी अंग का, वो सब भी लेते रहें। बाकी ऐसे पागलपन की जरूरत नहीं है। जैसे कोरोना से डर का, भय का एक पागलपन देश में पैदा हुआ था, पूरी दुनिया घरों के अंदर दुबक गई थी। और एक ऐसा भी साल आएगा, कभी हमने नहीं सोचा था कि लोग घरों से बाहर निकलते इसमें खौफ में डूबे हुए होंगे। अरे भाई, हौसला रखो। इसलिए बैलेंस को, वैक्सीन लगाने में भी बैलेंस रखो। समत्वम योग उच्यते जी। इसलिए मैं न पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं, निष्पक्ष होकर के कह रहा हूं, बहुत संजीदगी के साथ जिनको जरूरत है उन्हीं लोगों को ये वैक्सीन लगनी चाहिए। बाकी ठीक है, जो भी सरकार और कंपनियां करेंगी उसके परिणाम भी थोड़े दिन में सामने आ ही जाएंगे। भगवान करे सब शुभ और मंगल हो। अमीश भाई जी। बाबा रामदेव, क्या आपको लगता है 2021 में किसान आंदोलन, हालांकि 2 मांगे तो मान ली गई हैं, 50% तक सहमति बन गई है, कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच में, खासतौर पर हरियाणा के किसान और पंजाब के किसानों के बीच में सरकार के साथ एक विवाद चल रहा है। बाबा रामदेव क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने इस किसान आंदोलन की आड़ में पंजाब में 1600 टावरों तक को तोड़ दिया है। देखो, एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको अमीश भाई, मैं जन्म से कृषक पुत्र हूं, किसान हूं, कर्म से योगी हूं, कर्मयोगी हूं, और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। आदरणीय मोदी जी ने सारे देश के सामने खुलेआम इस बात को कहा है कि मैं किसानों की आय को दोगुना करना चाहता हूं, और मुझे कोई ऐसा कारण नहीं दिखता कि मोदी जी किसान विरोधी क्यों होंगे। इसलिए मैं आश्वस्त हूं, मोदी जी एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे और उसके लिए वो लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं। अब एमएसपी को लीगलाइज करना वह एक पूरा टेक्निकल इशू है, उसके ऊपर भी सरकार मुझे लगता है गंभीरता से विचार कर रही होगी क्या हो सकता है। जहां तक प्रश्न यह है कि पूरी कृषि व्यवस्था बाजार आधारित होनी चाहिए या इसको सरकार का सहारा होना चाहिए, तो मैं इसमें मध्यम मार्ग का पक्षधर हूं। जो लोग अपनी फसलें खुले बाजार में बेचने चाहते हैं उनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि जो है सबको विकास का अवसर न उपलब्ध होता तो न तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाते, न स्वामी रामदेव आज जहां है वहां हो पाते, न आमिष भाई जहां बैठे वहां आप बैठ पाते। आज इस देश में सबको यदि समान रूप से विकास के अवसर उपलब्ध हुए हैं तो वो पूरी आजादी के साथ उपलब्ध है। तो किसानों को आजादी भी मिलनी चाहिए, लेकिन किसानों को सपोर्ट भी मिलना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है उसमें एक बड़ा पेच है अभिष भाई। यदि भाव बढ़ जाए तो कहते महंगाई बढ़ गई, और यदि सस्ता कोई सामान बिकता है तो कहते किसान बर्बाद हो गए, और यह हकीकत है। इसलिए इस पूरे तंत्र को बैलेंस करने के लिए सरकार को सपोर्ट तो किसानों को देना ही पड़ेगा।
और जी। किसानों को भी इतना अड़ियल भी नहीं होना चाहिए जी कि वो सारी सत्ता को ही चुनौती दे डाले कि तीनों कानून ही रद्द करो। तो मुझे लगता है बीच का रास्ता बीच का सरकार रास्ता को आप कह रहे किसानों हैं, को एक समन्वय। निकालना चाहिए और मुझे वो निकलता हुआ दिख भी लेकिन रहा है। देखिए सरकार बाबा भी मैं रामदेव आंदोलन की ऐसा आड़ में, भरोसा रखता हूं अड़ियल नहीं होगी और किसान भी कुछ ना कुछ 2 कदम आगे बढ़ेंगे। बाबा रामदेव आंदोलन की आड़ में ऐसा हो गया कि लगातार आंदोलन की आड़ के अंदर टारगेट कुछ और है, क्योंकि इसी आंदोलन में नारा लगाया गया, हाय हाय मोदी मर जा तू, लेफ्ट के झंडे के नीचे। इसी आंदोलन में यह कहा गया कि अगर ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे तो दिल्ली का चक्का जाम कर दिया जाएगा। और करा भी क्या चक्का जाम? मंत्रियों के घरों का घेराव होगा, प्रवक्ताओं के घरों का घेराव होगा, अफसरों के घरों का घेराव होगा। ऐसा घेराव होगा वो अपने घर से नहीं निकल पाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन के पीछे किसान कुछ नाराज होगा, लेकिन राजनीति और राजनीति से ज्यादा वो लोग जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, जो इस सरकार के विरोधी हैं, वो अपना गेम खेल रहे हैं? मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपना गेम खेल रहे हैं। पहले तो अमिश भाई आप एकदम जो सच होता है उसको बेधड़क होकर के बोलते हो और मुझे पता है उससे बहुत से लोग आपके भी बेवजह बैरी बने हुए हैं। लेकिन मैं 3 बातें अलग अलग कहना चाहता हूं। एक, लेफ्टिस्टों को अपने झंडे लहराने की किसान आंदोलन में अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेफ्टिस्टों ने पहले पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया, उसके बाद पूरे देश में खुद बर्बाद हो गए, थोड़ा सा साउथ के एक स्टेट में सिमटे हुए हैं। मुझे लगता है केरल से भी अब इनका की अंत्येष्टि सुनिश्चित है। तो वामपंथियों सहित किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों को, और जो खास करके बहुत षड्यंत्रकारी राजनीतिक लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार से अपने आंदोलन में इनको प्रश्रय नहीं देना चाहिए। किसानों को उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, नहीं तो किसान इससे बदनाम होते हैं। दूसरी बात, जो देखो सरकार का कोई विरोध कर सकता है, मोदी जी का भी कोई विरोध कर सकता है, लेकिन कम से कम लोकतांत्रिक मूल्यों का तो ख्याल रखें। भारत विरोधी कोई नारा वहां पर न लग पाए, इसके लिए जी जो किसान नेता हैं उनको बहुत संजीदगी से काम लेना चाहिए। और जो कोई वहां भारत विरोधी नारा लगाता है उसको तत्काल वहां से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों को जो है किसी के बहकावे में आए बिना जो अपने मुद्दे हैं उनको पूरी ताकत से रखना चाहिए। और मैं आश्वस्त हूं सरकार भी उनकी बात मानेगी और न मानने में कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि मोदी किसान विरोधी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी मोदी जी को मैं भी पिछले लगभग 2 दशक से जानता हूं। आपके प्यारे आपके दुलारे किसान विरोधी नहीं हो सकते। बाबा रामदेव, आपके प्यारे आपके दुलारे राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं। वो हर रोज ट्वीट करते हैं, हालांकि वो देश में नहीं है, वो मिलान में है इस समय, जैसी जानकारी हमारे पास है जो सार्वजनिक रूप से है। देखो, जो मोदी जी के राजनीतिक विरोधी और पूरी दुनिया में जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो ये सच है कि वो इस समय काफी सक्रिय हुए हैं। पिछले इन लगभग 6-7 वर्षों में किसी भी मुद्दे पर उनका बस नहीं चला है। वो बौखलाए हुए, तिलमिला रहे, और जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसी सत्ता के बिना देश के कुछ विपक्ष के लोग और पूरी दुनिया के जो भारत विरोधी लोग हैं, वो भारत को बदनाम करने के लिए, मोदी मकसद नहीं, भारत को ही बदनाम करना मकसद है, वो पूरी दुनिया में ऐसे सक्रिय हो गए। तो मुझे लगता है ऐसी कोई भी ताकतें जो भारत विरोधी हैं जी, वो नाकामयाब हो चुकी है। पूरी दुनिया ने देख लिया है। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, 135 करोड़ का भारत है, और कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के बदनाम करने से भारत बदनाम नहीं होगा। भारत अपने एक स्वाभाविक शक्ति के साथ में आगे बढ़ रहा है, और वोकल फॉर लोकल, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है, उसमें अमीश भाई लोग पुरुषार्थ करेंगे तो हम अमेरिका, हम चाइना,
हम पूरे यूरोप को और जापान सहित पूरी दुनिया की आर्थिक ताकतों को पछाड़ते हुए एक दिन आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां हैं 2021 की भी, उनका हम सामना करेंगे मेरे भाई आमिश। अच्छा बाबा रामदेव, आखिरी 2 सवाल है मेरे, छोटे छोटे जवाब मैं चाहूंगा। आपको गाड़ी चलाना बड़ा पसंद है क्या? क्योंकि हाल ही में हमने देखा आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ में बैठे थे, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, यह भी ट्विटर पर सवाल आया, बताइए। हाँ, ये सच है कि आज से 15-20 साल पहले मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक भी था और मैं करीब 200-250 की स्पीड से गाड़ी चलाता था जी। मैंने मोटरसाइकिल भी चलाई है, बुलेट भी चलाई है, अभी भी कभी कभी चला लेता हूं, लेकिन अब वो शौक नहीं रह गया है। वो आए थे तो उनके स्वागत के लिए, और फिर क्योंकि मुझे उनको अपने आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, पूरा रिसर्च सेंटर, बहुत जगह घुमाना था, तो मैंने कहा ये इधर उधर कुछ लोग भटके नहीं, इसलिए मैंने कहा मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता हूं। जी, आप भी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं, लेकिन गौरव देने के लिए, क्योंकि नड्डा जी स्वभाव से बहुत सात्विक व्यक्ति है। जी, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, देखिए दर्शकों के लिए कुछ आपको गुनगुनाना पड़ेगा आज हमारे नए साल पर। तो नए साल का मैं 2-3 तरह से कुछ 2 शब्द बोलता हूं। एक तो नए साल पर हम लोग स्वदेशी का व्रत लें। रामप्रसाद बिस्मिल का गाया हुआ गीत है, और चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, सबका एक सपना था। और ये स्वदेशी का व्रत सब लोग लें। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। ये ऐसे स्वदेशी की भावना से हिंदू, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब मिलकर के एक होकर के हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। शानदार बाबा। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान। बहुत शानदार, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। मुझे लगता है कि इससे सुंदर, इससे स्पष्ट और इससे निर्णायक शब्द नहीं हो सकते। जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया हम सब के लिए हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, ये हमारा देश है, ये हमारी मातृभूमि है, और हमारे पूर्वज इसे ऐसे ही माता नहीं बोलते थे, भारत माता, क्योंकि उनका विश्वास था कि इसको सींचना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, तरक्की के नए आयाम लिखने हैं। तो साल 2021 आपके लिए भी बड़ा मंगलमय हो, हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए मंगलमय हो, इसकी कामना के साथ साल के पहले यह देश है हमारा में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।